नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बेसिकली आते हैं और जो आपके जनवरी 2021 का जो सीटेट का एग्ज़ाम है इसमें बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल देने वाले हैं ये क्वेश्चंस। तो जल्दी जल्दी करते हैं। 20 क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई 17 क्वेश्चन सही करने हैं। जल्दी जल्दी देखते हैं कि किसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं और जिसके भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सही होंगे वो हमें कमेंट बॉक्स में बताए कि आपके कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके सही हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्थल का संकरा भाग जो दो बड़े स्थल भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? स्थल का सबसे संकरा भाग इसको क्या बोलते हैं? नंबर 1 आपका ऑप्शन है स्थल संधि, नंबर 2 द्वीप, नंबर 3 खाड़ी या नंबर 4 जल संधि। तो दोस्तों, जो स्थल का सबसे संकरा भाग जो दो बड़े भागों को एक दूसरे से जोड़ता है बेसिकली उसे हम स्थल संधि बोलते हैं। इसके अलावा जो जल का एक संकरा भाग जो दो बड़े जल भागों को जोड़ता है उसे हम जल संधि बोलते हैं। तो स्थल संधि आपको समझ में आ गई होगी इसका कॉन्सेप्ट कि स्थल संधि किसे बोलते हैं। इसके बारे में अगर हम थोड़ा और डिटेल से जानें कि स्थल संधि किसे कहते हैं, तो ये एक ऐसी संकरी पट्टी होती है जो दो विशाल भूखंडों को आपस में जोड़ती है। ये स्थल संधि कहलाती है। जैसे पनामा स्थल संधि उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को एक साथ जोड़ती है। और जल का संकरा भाग जो दो जलीय भागों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है वो जल संधि कहलाता है। जैसे जलीय भाग से घिरे किसी स्थलीय भूभाग को द्वीप कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन 1 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? आपके ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन 2 अफ्रीका, ऑप्शन 3 यूरोप या ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें कि बेसिकली आप सबको इसका जवाब पता होगा, लेकिन एक तरीके से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका जो भाग है आकार है, जैसे अगर दक्षिणी अमेरिका का पूछ लिया कि इसका आकार क्या है, साइज़ क्या है, तो ये आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आकार के हिसाब से देखते हैं, सबसे बड़ा जो है एशिया महाद्वीप है जो 4,45,69,000 वर्ग किलोमीटर है। सॉरी 79,000 वर्ग किलोमीटर है। 4,75,89,000 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका, 3,03,70,000 वर्ग किलोमीटर अफ्रीका। थर्ड पे आता है उत्तरी अमेरिका जो कि 2,47,09,000 इसका स्क्वायर फीट है, सॉरी स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका 1,78,40,000 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद अंटार्कटिका 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर। फिर यूरोप 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। तो आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया जवाब सही है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 76,92,024 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें जिस जिसका क्वेश्चन जो है आपका सही है वह हमें जवाब कमेंट करके बताएं कि इसका जवाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक जीवन में शामिल है, यानी हमें स्कूल में जो सामाजिक विज्ञान के विषय में जो बेसिकली हमें सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र समाजशास्त्र, ऑप्शन 2 इतिहास भूगोल राजनीतिक विज्ञान अर्थशास्त्र, ऑप्शन 3 इतिहास भूगोल राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र या ऑप्शन 4 इतिहास भूगोल राजनीतिक विज्ञान या मनोविज्ञान। तो दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान में जो बेसिकली विषय पढ़ाए जाते हैं, इसका सही जवाब है दोस्तों, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। इसका सही जवाब है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या क्या शामिल है, तो वो इतिहास भूगोल राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र शामिल है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी लें तो ये क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में मूल रूप से इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान को शामिल किया गया है। उच्च प्राथमिक स्तरीय विषयों का संबंध मुख्य रूप से अनुसंधान एवं शोध से जुड़ा हुआ है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संबंधों मुख्य रूप से राजनीतिक विषयों पर व्यापक चर्चा की जाती है।
इसके अलावा उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों को समसामयिक मुद्दों व समस्याओं से परिचित कराया जाता है। तो ये बेसिकली इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र जो है सेकंड ऑप्शन इसका हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? ऑप्शन 1 संरचनात्मक प्रशिक्षण, ऑप्शन 2 अनुकरण, ऑप्शन 3 निपुणात्मक अधिगम, ऑप्शन 4 व्याख्यात्मक शिक्षण। तो दोस्तों बेसिकली अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर नहीं पता तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन 4, क्योंकि व्याख्यात्मक शिक्षण आगमनात्मक अधिगम का विरोधाभासी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि आगमनात्मक विधि के अंतर्गत विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो ये इस वजह से व्याख्यात्मक शिक्षण का विरोधाभासी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भौतिक विशेषताओं के मॉडल डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। यानी जो हम जो मॉडल प्रस्तुत करते हैं क्लास में, मॉडल द्वारा पढ़ाना, कौन से विषय के अंतर्गत ये पढ़ाया जाता है? ऑप्शन 1 अर्थशास्त्र, ऑप्शन 2 भूगोल, ऑप्शन 3 राजनीतिक विज्ञान या ऑप्शन 4 इतिहास। तो दोस्तों बेसिकली क्योंकि देखा होगा मॉडल जो है वो ज़्यादातर भूगोल के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। अब भूगोल के अंतर्गत क्यों प्रयोग किया जाता है उसके बारे में अगर हम थोड़ी जानकारी जुटाएं तो इसका बेसिकली मतलब है कि भौतिक विशेषताओं या मॉडल या प्रकृतियां भूगोल शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती हैं। और 1960 के दशक में भूगोल अध्ययन के क्षेत्र में अनेक प्रासंगिक परिवर्तन हुए। मात्रात्मक क्रांति ने भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को अधिक व्यापक बना दिया और इस वजह से भौतिक विशेषताओं वाले मॉडल को हम शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? ऑप्शन 1 प्राथमिक, ऑप्शन 2 द्वितीयक, ऑप्शन 3 तृतीयक या ऑप्शन 4 प्राथमिक और तृतीयक दोनों। तो दोस्तों इसका जो जवाब की ओर बढ़ते हैं तो जो स्थानीय समाचार पत्र में अगर हम मौसम की जानकारी देखें तो वो हमारा एक तरीके से प्राथमिक स्रोत के रूप में गिना जाता है। प्राथमिक स्रोत के रूप में किस वजह से गिना जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो स्थानीय स्तर पर जो साधन विद्यमान होते हैं, चाहे वो समाचार पत्र हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि जो स्थानीय स्तर पर जो जनता होती है उन्हें इतना ज्ञान नहीं होता है कि हम कहाँ से मौसम का या किसी भी चीज़ का डाटा निकालें। ठीक है, तो अगर हम किसानों की बात करें तो किसान बेसिकली अखबार और टेलीविज़न ही देखकर जो उस टाइम का मौसम है उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये उनके हिसाब से प्राथमिक स्रोत के रूप में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीखने में ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? ये है अक्षमता। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 विशेष, ऑप्शन 2 समावेशी, ऑप्शन 3 आधुनिक या ऑप्शन 4 अनन्य। तो दोस्तों आपको इसके बारे में बेसिकली नॉलेज होगी कि जितने भी टाइप के बच्चे होते हैं उनको अगर हम समावेशी कक्षा में पढ़ाएं, सभी बच्चों के साथ मिलजुल कर रहना सिखाएं तो वो बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन 1 उनमें व्यक्तिगत परियोजनाएं दे, ऑप्शन 2 काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें, ऑप्शन 3 परियोजना को करने के लिए ये थोड़ा गलत हो गया है। परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। ऑप्शन 4 छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। तो दोस्तों क्योंकि सहकारी शिक्षा क्या होती है कि सबको बराबर समझ के एक तरीके से सबके दिमाग का जो विकास है वो करना, सहकारी शिक्षा। तो इसमें ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे सही है, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। इसके बारे में अगर हम थोड़ी जानकारी जुटाते हैं कि ये होता क्या है। कक्षा में सहकारी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि सभी छात्रों को किसी विशेष विषय पर व्यापक अध्ययन
एवं विश्लेषण करने हेतु उन्हें बहस और चर्चाओं में लगाए। बहस एवं चर्चा अधिगम का वह माध्यम है जिसके माध्यम से न सिर्फ ज्ञान का विस्तार होता है बल्कि व्यक्तिगत रूप से सभी छात्रों के कौशल का भी विकास होता है। तो यानी सबके दिमाग, सबकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए जो सहकारी शिक्षा है वो काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल में लाए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? ऑप्शन 1 ग्रेफाइट, ऑप्शन 2 पौधों एवं खनिज, ऑप्शन 3 स्लेट या ऑप्शन 4 पशु अंगों के अवशेष। तो दोस्तों इसके सही जवाब की अगर बात करें तो इसका सही जवाब है सेकंड ऑप्शन, पौधों एवं खनिज। क्योंकि उस टाइम पे जो लोग थे वो इतना इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे, तो पौधों एवं खनिज जो थे वो उनके मौलिक रूप से मिल जाते थे कहीं पे भी। तो ये उनका उपयोग जो है वो चित्रों में रंग के रूप में इस्तेमाल करते थे। अगर हम इसकी डिटेल से बात करें तो अजंता गुफाओं का निर्माण द्वितीय शताब्दी में किया गया था। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने प्राप्त हुए हैं। गुफा की दीवारों और छतों पर व्यापक चित्रण प्राप्त किया गया है। ये चित्र जो थे मुख्यतः पौधों एवं खनिज से प्राप्त रंगों से बनाए गए हैं और यहाँ पे कुल 29 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। इन गुफाओं में चैत्य कक्ष या मठ भगवान बुद्ध और विहार को समर्पित है। बुद्ध एवं बोधिसत्व की प्रतिमाओं के चित्रण का कार्य जातक ग्रंथों से लिया गया है। तो ये इसकी डिटेल में जानकारी थी अजंता गुफाओं की। इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी? पत्थर, कागज, लकड़ी या ताड़पत्र। तो दोस्तों आप सभी को इसका जवाब पता होगा और जिसको नहीं पता है उसका सही जवाब है ताड़पत्र। ताड़पत्र के बारे में अगर हम बात करें, ताड़पत्र क्या होता है? एक ऐसा पत्र होता है जिसमें जो पांडुलिपियां हैं ये लिखी जाती हैं और हमें सबसे पुरानी पांडुलिपियां जो हैं वो ताड़पत्रों पर ही लिखी हुई मिली है और पुरानी पांडुलिपियों को मूल्यतः संस्कृत भाषा में लिखा गया। तमिलनाडु के कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपियां तमिलनाडु से हमें मिली हैं और इनमें से अधिकांश पांडुलिपियां जो हैं वो ताड़पत्र पर लिखी गई हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 ताड़पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? ऑप्शन 1 मध्य पाषाण काल, ऑप्शन 2 नव पाषाण काल, ऑप्शन 3 महापाषाण काल या ऑप्शन 4 पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों क्योंकि अगर हम बात करें सबसे अधिक लंबी अवधि, तो मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि पूरा पाषाण की मानी जाती है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इतिहास में पूरा पाषाण काल का समय जो है 10 लाख से 10,000 वर्ष तक का माना जाता है। मध्य पाषाण काल की जो अवधि है 10,000 से 7,000 वर्ष तक की है। नव पाषाण काल की जो अवधि है 7,000 से ईसा पूर्व के बाद तक की मानी जाती है। इस प्रकार मानव इतिहास की सबसे लंबी अवधि जो है हमारी पूरा पाषाण काल मानी जाती है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा का नगर सबसे बड़ी संख्या में मिला है? हड़प्पा नगर के स्रोत जो हैं वो सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं भारत के कौन से राज्य में? ऑप्शन 1 हरियाणा, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 जम्मू कश्मीर या ऑप्शन 4 पंजाब। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि ये सबसे बड़ी संख्या में कौन से राज्य में मिले हैं हड़प्पा के नगर, तो अपना जो आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन गुजरात। क्योंकि हड़प्पा के जो नगर हैं सबसे ज़्यादा गुजरात में मिले हैं और गुजरात के बाद सेकंड ऑप्शन पे है हरियाणा, फर्स्ट नंबर पे है गुजरात। हड़प्पा के जो स्रोत हैं, हड़प्पा सभ्यता के व्यापक स्रोत जो है वो राजस्थान से भी हमें मिले हैं। कालीबंगा जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। हड़प्पा कालीन नगर धोलावीरा, जिसे बंदरगाह नगर भी कहा जाता था, वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा नियोजित शहर माना जाता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में रचा गया है? तो दोस्तों ऋग्वेद के बारे में आप सभी को बहुत जानकारी होगी कि ऋग्वेद कौन सी भाषा में है। सबको इसका जवाब पता होगा कि संस्कृत में है, ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बारे में अगर हम थोड़ी बहुत बात करें
कि ऋग्वेद जो है वो किस भाषा में है और इस भाषा में क्यों है। तो ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया, क्योंकि ऋग्वेद का काल जो है वो 1500 से 1000 वर्ष 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और इसी दौरान में ऋग्वेद की रचना हुई थी, और इसी दौरान संस्कृत भाषा जो थी वो सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, और संस्कृत भाषा में इसकी रचना इसी वजह से हुई। और अन्य 3 वेद की रचना जो हुई वो उत्तर वैदिक काल में हुई है, और वो भी संस्कृत भाषा में ही करी गई है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, और ऋग्वेद प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः कबीलाई थी। उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कबीलाई थी, और ऋग्वेद में प्रधान ग्रामणी कहलाता था। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इसका जो प्रधान तो ग्रामणी कहलाता था। इस समय तक जनपद का उल्लेख हमें नहीं मिलता है, और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लिखित है। दोस्तों, ऋग्वेद के बारे में और जानकारी जो है वो कोने पे आपको 3 आइकन दिख रहे होंगे, 3 डॉट, उस पर क्लिक करके आपको ऋग्वेद की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे। तो आपके ऑप्शन है प्रसेनजीत, ऑप्शन 2 बिंबिसार, ऑप्शन 3 अजातशत्रु, या ऑप्शन 4 महावीर। दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद का पहला शासक जो था वो बिंबिसार को माना जाता है। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक के रूप में बिंबिसार ने 544 से 592 ईसा पूर्व तक शासन किया। कब तक शासन किया? 544 से 592 ईसा पूर्व तक शासन किया, और बिंबिसार को श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है। उसने अंग राज्य पर आक्रमण कर उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया, एवं अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में से नहीं है? धर्म, अहिंसा, संघ, बुद्ध। तो त्रिरत्नों में से नहीं है, वो है अहिंसा। और इसके अलावा धर्म, संघ, बुद्ध, ये सारे जो हैं वो इसके त्रिरत्न माने जाते हैं। इसके त्रिरत्न के बारे में अगर हम और बात करें, तो त्रिरत्नों में अहिंसा को शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बौद्ध दर्शन के अनुसार बौद्ध धर्म के त्रिरत्न सृष्टि के विभिन्न चक्रों में विभाजित है। इसमें एक बुद्ध चक्र है, तो दूसरा शून्य चक्र है। तो ये आपका जवाब जो है वो सेकंड ऑप्शन सही है। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? ऑप्शन 1 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता, ऑप्शन 2 लोकसभा सदस्य, ऑप्शन 3 विधानसभा के सदस्य यानी विधायक, या ऑप्शन 4 विधानसभा निर्वाचक क्षेत्रों के मतदाता। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो है कि कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है, वो है विधानसभा के सदस्य। इसके बारे में और जानकारी लें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य को प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मनोनीत सदस्य विशेष क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल किए हुए होते हैं, और विधानसभा के मनोनीत सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति और संघीय, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति और एकात्मक, ऑप्शन 3 संसदीय और संघीय, या ऑप्शन 4 संसदीय और एकात्मक। तो भारत द्वारा संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, यानी हमारा ऑप्शन 3 जो है वो सही है। भारत द्वारा संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, और इसके अंतर्गत निम्न सदन यानी लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का समान रूप से विभाजन किया जाता है, और संघीय प्रणाली के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुसूचित जातियों
के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? ऑप्शन 1 84, 47, 74 या 48। तो दोस्तों अगर हम बात करें अनुसूचित जातियों की, तो अनुसूचित जातियों के लिए 84 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हो रखे हैं, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। प्रारंभ में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 79 और 41 सीटें जो थी वह आरक्षित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? ऑप्शन 1 स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन 3 संवैधानिक उपचारों का अधिकार या ऑप्शन 4 समानता का अधिकार। तो दोस्तों अगर हम बात करें भारत में अस्पृश्यता प्रथा, जो हमारा समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18, उसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि भारत में अस्पृश्यता प्रथा को खत्म किया गया है, और अस्पृश्यता प्रथा अगर हो रही है तो हमारे समानता के अधिकार का उल्लंघन है, यानी अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है। समानता के अधिकारों के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करना असंवैधानिक है, और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 के अंतर्गत समानता से संबंधित ही बातें कही गई हैं, और इनके तहत किसी भी स्तर पर भेदभावपूर्ण व्यवहार चाहे अस्पृश्यता से संबंधित ही क्यों ना हो, वो असंवैधानिक माना गया है। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन 1 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन 2 धर्म की आज़ादी का अधिकार, ऑप्शन 3 संपत्ति का अधिकार या ऑप्शन 4 शिक्षा का अधिकार। तो अगर हम बात करें कि भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, तो यानी हमारा ऑप्शन 3 जो वो है वो सही है, बल्कि इसे संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत वैधानिक अधिकार मान लिया गया है, यानी नॉर्मल अधिकार बनाया गया। और वर्ष 1978 में संविधान का 44वां संविधान संशोधन हुआ, और उसी अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर वैधानिक अधिकार बना दिया गया, यानी नॉर्मल अधिकार यहाँ पे बना दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44 में। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।